हेलो दोस्तों, मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं ऑल टाइम स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम हिंदी के 30+ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रत्येक एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर बात करें एसएससी जीडी, तो एसएससी जीडी के लिए ये जो क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको बता दूँ, ये हिंदी मॉक टेस्ट की श्रृंखला में 8वीं क्लास है। इससे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर 7 क्लास और अपलोड की जा चुकी हैं। अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखी तो एक बार उन क्लासेस को भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जिसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताओगे, और साथ ही फाइनल में मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछने वाला हूं, जिसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, उसके बारे में पूछा गया है। मैं आपको बता दूं, जो उपसर्ग होता है वो किसी भी शब्द के पहले लगाया जाता है, जबकि प्रत्यय जो होता है वो किसी भी शब्द के लास्ट में लगाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बे। अगर हम बे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें बेइंसाफी हो जाएगा। ओके, इस तरीके से इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, बे उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, जो कि स्क्रीन पर है, जिसमें यह पूछा गया है दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द क्या कहते हैं। ऐसा कोई शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बना है, वो सार्थक शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है, अवयव कहलाता है, संधि कहलाता है, या फिर छंद कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब समास कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर, जो कि स्क्रीन पर है, जिसमें यह पूछा गया है समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विस्तार होता है, विग्रह होता है, या विच्छेद होता है, या संक्षिप्त होता है? तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब संक्षिप्त होता है। समास का अगर मीन्स देखा जाए तो क्या हो जाता है, संक्षिप्त हो जाता है। क्लास में अंत तक बने रहना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्लास को लास्ट तक देखा करो, और क्लास को आप लोग शेयर नहीं करते हो, क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करो हम लोगों की मेहनत के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर, जिसमें पूछा गया है निम्न में कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, इनमें से ऑप्शन ए है आचार कुशल, और ऑप्शन बी है प्रतिदिन, और ऑप्शन सी है कुमारी, और ऑप्शन डी है ग्राहगत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्रतिदिन। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर, जो कि स्क्रीन पर है, जिसमें यह पूछा गया है जिस समास से उत्तर पद प्रधान होने का, ये ज है, ये ज गलत है, उत्तर पद ज प्रधान होने का, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर क्या होगा, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने की साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेषज्ञ का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्मधारय समास कहते हैं उसे। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर, जिसमें पूछा गया है निम्न में से कर्मधारय समास किस में है? निम्न में से जो कर्मधारय समास है वो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और जिसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर, जो कि स्क्रीन पर है, जिसमें यह पूछा गया है जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी प्रधान नहीं होते हैं, वह कौन सा समास होता है? यहाँ पर तत्पुरुष है, बहुबरी है, द्वंद्व है, और द्विगु समास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुबरी। मतलब जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर के किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध कराएं, वो कौन सा हो जाता है? हमारा बहुबरी समास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर, जो कि स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है जितेंद्र में कौन सा समास है? जितेंद्र में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, कर्मधारय है, या फिर बहुबरी है, या फिर तत्पुरुष है? तो जितेंद्र में जो आंसर हो जाएगा इसका वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बहुपदी समास होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर, जो कि स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है देवास्वर में कौन सा समास है? देवास्वर में कर्मधारय है, या फिर द्वंद्व है, या फिर तत्पुरुष है, या फिर बहुबरी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देव असुर, यानी देव और असुर दोनों पद प्रधान हैं इसमें। ओके, जिस शब्द में दोनों पद प्रधान होते हैं वह क्या होता है? हमारा द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, नर नारी, भाई बहन, इस तरीके से ये क्या हो जाता है? हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर, जिसमें पूछा गया है देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, या फिर बहुबरी समास है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर, जो कि स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ में बहुबरी समास है, या फिर द्विगु समास है, या फिर द्वंद्व समास है, या फिर कर्मधारय समास है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर, जिसमें यह पूछा गया है मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, या फिर द्वंद्व समास है, या फिर बहुबरी समास है, या फिर द्विगु समास है? तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर, जो कि स्क्रीन पर है, जिसमें यह पूछा गया है कौन सा शब्द बहुबरी समास का सही उदाहरण है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है त्रिभुवन, एक है पंचानन, और एक है पुरुष सिंह, और ऑप्शन डी है निस्दिन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पंचानन। पंचानन एक, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, और ये किसी अन्य के बारे में दर्शा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर, जिसमें पूछा गया है निशाचर में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुबरी है, अव्ययभावी समास है, या फिर
इनमें से कोई नहीं। 14 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बहुवरी समास। ओके, बहुवरी समास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर, जिसमें पूछा गया है चौराहा में कौन सा समास है। चौराहों में जो संख्याओं का बोध कराता है उसमें हमेशा द्विगु समास होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी द्विगु समास हो जाता है इसमें। चौराहा, तिराहा, नवरात्रे, इनमें सब में क्या हो जाएगा हमारा द्विगु समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर, जिसमें पूछा गया है 10 मुख में कौन सा समास है। बहुवरी समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है या कर्मधारय समास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 10 मुख में मतलब रावण के लिए बातचीत हो रही है यहाँ पर, तो 10 मुख में हो जाता है हमारा बहुवरी समास। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर, जिसमें पूछा गया है सुपुरुष में कौन सा समास है। अव्याहवी समास है या फिर कर्मधारय समास है या देन्दु समास है या तत्पुरुष समास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मधारय समास है इसमें। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर, जो कि स्क्रीन पर है, जिसमें यह पूछा गया है विशेषण और विशेष्य के योग्य से कौन सा समास बनता है। द्वंद्व समास या कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास या फिर द्विगु समास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विशेषण और विशेष्य के योग्य से कौन सा समास बनता है, कर्मधारय समास बनता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर, जो कि स्क्रीन पर है, जिसमें यह पूछा गया है निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, चयन कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन है द्विगु समास के। मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पर संख्याओं का बोध होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, यानी सप्ताह। ओके, सप्ताह में मतलब 7 दिनों की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसमें पूछा गया है जिस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है वह कौन सा है इनमें से, यह पूछा गया है। द्वंद्व, बहुवरी या तत्पुरुष या फिर द्विगु समास। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब तत्पुरुष समास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें यह पूछा गया है किसमें सही सामासिक पद है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिवारात्रि। दिवारात्रि में क्या है, सही सामासिक पद है। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पर, जिसमें यह पूछा गया है द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास बोले तो द्विगु समास किसका बोध कराता है, संख्याओं का बोध कराता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब त्रिभुवन। त्रिभुवन 3 भुवन मतलब संख्याओं का बोध करा रहा है। ओके, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो तो, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करो। ओके, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर, जिसमें पूछा गया है इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23 में द्वंद्व समास बोले तो दोनों पद प्रधान होते हैं यहाँ, और बीच में जो योजक चिन्ह आ जाए वो क्या, वो वहाँ पर तो 100% क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। योजक चिन्ह जानते हो आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, मतलब रुपया और पैसा इन दोनों में क्या है, द्वंद्व समास है। दोनों ही पदों का अपना अलग अलग महत्व है। क्वेश्चन नंबर 24 में यह पूछा गया है अवयव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। यथाशक्ति का यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पर, जिसमें पूछा गया है पाप पुण्य में कौन सा समास है। दोनों ही पर अलग अलग बोध करा रहे हैं चीज़ों का, तो इसमें कौन सा द्वंद्व समास हो जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 पर, जिसमें पूछा गया है लंबोदर में कौन सा समास है। द्विगु समास है, बहुवरी समास है या फिर द्वंद्व समास है या फिर तत्पुरुष समास है। तो मैं आपको बता दूं लंबो है उधर जिसका, जिसमें हो जाता है गणेश के लिए क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पर जो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, यानी बहुवरी समास। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पर, जिसमें पूछा गया है देश प्रेम में कौन सा समास है। तत्पुरुष है या फिर द्विगु है या बहुवरी है या फिर अव्याहवी समास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है परमेश्वर में कौन सा समास है। तो परमेश्वर में कौन सा समास होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कर्मधारय समास। वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं खींचता हूँ मैं चाहता हूँ जितने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएँ उतना आप लोगों के लिए बेटर है, क्योंकि मेन चीज़ होती है टाइम। जब टाइम ही मतलब हम लोग ज़्यादा ले लेंगे तो बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहेगा। हिंदी इतना ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है कि ज़्यादा टाइम देने की नीड है। ऐसे आप लोग इन्हीं क्लासेस को लेते रहोगे तो यही क्वेश्चंस वहाँ पर रिपीट होने वाले हैं, मैं 100% इस बात को कह सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 29 पर, जिसमें पूछा गया है गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है या फिर कर्मधारय समास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब तत्पुरुष समास है गौशाला में। याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पर, जिसमें पूछा गया है नवग्रह में कौन सा समास है। नवग्रह बोले तो नवग्रह, नवग्रह बोले तो संख्याओं का बोध करा रहा है। संख्याओं का बोध जो कराता है वो कौन सा समास होता है, द्विगु समास, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 पर, जो कि स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है विद्यार्थी में कौन सा समास है। कर्मधारय है, द्विगु है, तत्पुरुष है या फिर बहुवरी समास है। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसका क्या राइट आंसर रहेगा वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, और साथ ही हो सके तो आप मुझे बताना कि 30 में से आपका जो राइट स्कोर है वो कितना है। क्लास कैसी लगी यह भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अगर क्लास को अभी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे अगर अभी तक नहीं किया है तो, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करोगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं शाम की क्लास में 6:30 बजे। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।